नहीं 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 हुआ था। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ with the help of body surface the free living platyhelminths can move in water by flagella on body surface by microvilli on body surface by stereocilia on body surface by cilia on body surface। सोचिए तो क्या होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो। कल ये स्टेटमेंट दिए थे ना कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्री लिविंग है वो मूव कर सकते हैं, जो पैरासिटिक है, जो एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में बैठा हुआ है, वो मूव करके कहाँ जाएगा, उसके लिए तो कोई स्कोप नहीं है। पर ये मूव कर सकते हैं जो फ्री लिविंग है। नहीं मूव करेंगे तो फिर भोजन कैसे मिलेगा, लॉजिकल। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस अप्लाई करके सोचिए तो इनमें से क्या हो सकता है जिसके वजह से वो मूव करेगा। क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जस्ट टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल पे आया है ना। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या दिखता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इतना भी एडवांस नहीं होगा कि इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आने लगेंगे जिसके मदद से ये स्विम करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए पता है, ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका मीनिंग पहले समझना होगा। तो अब देखिए फ्लैजिला के वजह से बोल रहा है ना। हम लोग सेल थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हैं, यहाँ 9th पे तो पढ़े, 9th पे तो पढ़े ही होंगे, थोड़ा 8th पे पढ़े ही होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नॉलेज के आधार पे हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में खाली एक ही जगह होता है और वो है स्पर्म सेल, और वो भी एनिमल है। एनिमल में फ्लैजिला केवल उधर ही दिखता है, और कहाँ दिखता है, और तो कहीं फ्लैजिला ध्यान में नहीं आता। तो फ्लैजिला होना नहीं चाहिए। माइक्रोविल्लाई का काम जानते हैं आप, जानते हैं, भूल गए, एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, और एक जगह पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में, नेफ्रॉन में कहीं एक जगह होता है, पीसीटी में होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, वो माइक्रोविल्लाई की वजह से ही है, वही एब्जॉर्प्टिव सरफेस बनाते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन करेगा, लोकोमोशन कैसे करेगा, माइक्रोविल्लाई होना नहीं चाहिए। स्टीरियोसिलिया और सिलिया, अब यही दो जहां पे फंस रहा है बात, इसी दो में से कोई एक होगा ऐसा लगता है, नहीं? तो अगर सिलिया और स्टीरियोसिलिया के बीच का अंतर पता रहे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, ऐसे क्वेश्चंस। ये उम्मीद करता है कि इनकी सारी चीजें आपको पता है, तो उस आधार पे इसका जवाब दीजिए। पढ़ाएगा नहीं, लेकिन आपसे सिंथेसिस करवाएगा। अब सोचिए स्टीरियोसिलिया और सिलिया के बीच में सबसे बड़ा बेसिक अंतर है, ओ अच्छा हम सोच रहे थे कि आप लोगों को बताया हुआ है, एनिमल टिश्यू हुआ नहीं है इसलिए नहीं पता है। एपिथेलियम सेल्स के सरफेस पे 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, या तो वो स्टीरियोसिलिया होता है, या सिलिया होता है, या फिर माइक्रोविल्लाई होता है। तो माइक्रोविल्लाई समझ में आई, क्या एब्जॉर्ब करता है। स्टीरियोसिलिया स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स है, और ये एक तरह का शेल्फ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दीवार है, हाँ यही पे तो है, जैसे मान लीजिए ये है, ये फ्लैट सरफेस था, हमको डस्टर, चौक ये सब रखना है,
तो एक यहाँ पे रैक लगा दिए दीवार के साथ, है ना। अब यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का सामान रख सकते हैं। तो उसी तरीके से बॉडी सरफेस के जो वॉल है वो स्मूथ होते हैं। अब उसमें अगर किसी चीज को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए उस पर रैक लगाना पड़ेगा। सो दिस स्टीरियोसिलिया आर स्टैटिक एंड गिविंग ए रैक लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो जब किसी चीज को स्टोर करना होता है ना, तो स्टीरियोसिलिया का यूज करता है सेल सरफेस, स्पेशली एपिथेलियम। इसे देखिएगा, जो इपिडिडाइमिस है ना, उस पे स्पर्म सेल्स स्टोर होते हैं। तो इपिडिडाइमिस में आपको स्टीरियोसिलिया दिखेंगे। वास्ट डिफरेंसेस में जहां तक स्पर्म सेल्स स्टोर होते हैं वहां पे भी आपको कुछ सरफेस पे ये स्टीरियोसिलिया दिखेंगे। मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि स्टीरियोसिलिया का काम है स्टैटिक स्ट्रक्चर देना, और किसी चीज को स्टोर जहां करना है वहां पे अपीयर होगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सीलिया, ये तो हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सरफेसेस पे बहुत जगह पे सीलिया मिलते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते समय बताया हमारा कफिंग स्नीजिंग क्यों होता है, क्योंकि ट्रैकिया अप टू ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकाई, नॉट द ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकाई तक जो उसका क्या कहते हैं कंडक्टिंग सरफेस है। कंडक्टिंग सरफेस पे क्या रहता है, सिलिएटेड वॉल एपिथेलियम रहता है, जिसमें से क्या होता है कोई भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स अगर वहां आके स्टे करते हैं तो ये प्रोपेल आउट करता है। यानी सीलिया का काम हो गया यूकैरियोटिक सरफेसेस पे सराउंडिंग में मूवमेंट क्रॉस करना। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसके सेल पे, बॉडी वॉल के सेल्स पे अगर सीलिया रहे तो सीलिया क्या करेंगे, सराउंडिंग सरफेस पे, सराउंडिंग सरफेस क्या है, वाटर, पानी में ही रहता है, फ्री लिविंग फॉर्म्स। तो पानी में क्या करेगा, पानी को एक सरफेस समझ के पानी को पीछे की ओर धकेलेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। अगर ये पानी को पीछे धकेलेगा, पानी भी तो ऐसे आगे प्रोपेल करेगा, इसमें से क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। अब अगर इसे पीछे जाना है तो पानी को आगे धकेलेगा, तो पानी से पीछे धकेलेगा। अगर इसे टर्न करना है तो टेल रीजन को, टेल तो है नहीं, मतलब एब्डोमिनल रीजन जो लेटर पोर्शन है ना, पोस्टीरियर पोर्शन ज्यादा अच्छा होगा, पोस्टीरियर पोर्शन है उसको बेंड करेगा और उसके बाद फिर सिलियर में मूवमेंट करेगा। ये डायगोनली मूव कर सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर सिलिया। तो यहाँ पे हाँ, तो सेल जब पढ़ेंगे तो वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी सेल सरफेस पे, यूकैरियोटिक सेल पे स्पेशली, एक फ्लैजिला पर सेल जनरली होता है, पर सीलिया मल्टीपल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सीलिया प्रोकैरियोटिक सरफेसेस पे, प्रोकैरियोटिक सेल्स पे होगा भी नहीं, पर फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों जगह होते हैं। हाँ, ये बात और है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में कंस्ट्रक्शन लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे डिफरेंस है। जैसे बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला है, स्पर्म सेल में भी फ्लैजिला है। स्पर्म सेल का फ्लैजिला बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और उसका बना हुआ है फ्लैजिलीन प्रोटीन का, बैक्टीरिया का। तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला, जब ये सेल पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। बैक्टीरियल फ्लैजिला सेल वॉल पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना के उसको एंकर करके रखता है। इसमें वैसा एंकरिंग नहीं है, इसमें दूसरे तरीके से एंकरिंग है। तो these are the differences between the eukaryotic and prokaryotic flagella. Now come down to the structural part of the cilia and flagella. Both are structurally same. Both are component wise, molecule wise, everything they are same. But the difference is the size. Flagella are quite large in size, cilia are quite smaller in size. And secondly, they are present more in number, whereas the flagella is single per cell. And flagella is not a common structure, not a common feature of the eukaryotic cells. Common structures नहीं है, मल्टीसेलुलर के लिए स्पेशली, जबकि सीलिया कॉमन स्ट्रक्चर्स है। तो यूकैरियोटिक सेल जब मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, है ना,
तो उन्हें कंसर्टेड मूवमेंट, एक साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें सिलिया का जरूरत पड़ता है, फ्लैजिला से वो काम हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए भी सिलिया को ऐसे जगहों पे पाया जाता है, फ्लैजिला का हम लोग प्रेजेंस नहीं देते। बहुत सारे डिफरेंसेस है, अब क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिलिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द प्रोग्लॉटिड्स are found in the Ctenophora, Cnidaria, Platyhelminths, Nemathelminths। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोग्लॉटिड्स कहीं पढ़े, मिला है एनसीईआरटी बुक पढ़ते समय? पहले क्वेश्चन लिखिए, समझा रहे हैं। हो गया? हो गया? अब देखिए, प्रोग्लॉटिड के लिए आंसर मतलब किस में पाया जाएगा? ये आंसर होगा प्लेटिहेल्मिन्थ्स। अब बोलिएगा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ गए, बॉडी कंस्ट्रक्शन पढ़ गए, प्रोग्लॉटिड का ना सर चर्चा किए ना कहीं किताब में मिला, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है। क्या होता है, हम लोग टेपवर्म के बारे में अभी पढ़े नहीं। टेपवर्म यानी जो ये है, क्या कहते हैं, टीनिया, टीनिया के बारे में हम लोग जाने नहीं है। एक्चुअली एग्जांपल्स में आते तो वहां मिलता, क्योंकि क्वेश्चंस देख रहे थे तो देख लिए। जो टीनिया होता है, टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा, दो तरह के मतलब टीनिया के स्पीसीज हैं। टीनिया हो गया जीनस नेम, स्पीसीज हो गया साजिनाटा एंड सोलियम। तीन में होता है क्या, मेन बॉडी पार्ट होता है हेड, और इस हेड से कुछ एक्सटेंशन निकलता है, इन्हें कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। इन्हें कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और क्या होता है, समय के साथ जैसे जैसे ये ओल्ड एज होता है, प्रोग्लॉटिड का नंबर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, एंड दे कैन अटेन ए लेंथ ऑफ 10 फीट
और मोर, 10-10 फीट, 12-12 फीट का हो सकता है, और ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में बैठा हुआ रहता है। हम एक केस पढ़े थे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, अराउंड द वर्ल्ड करके एक कॉलम आता है, उसमें किसी यूरोपियन कंट्री का था। एक आदमी सुबह सुबह लू गया है ना, फ्रेश होने के लिए टॉयलेट गया, एंड ही सॉ दैट a big white color mass has come out of his anus, and he was so scared he thought that his entire intestine has come out. इतना घबरा गया, उसे लगा कि उसका पूरा इंटेस्टाइन निकल गया, वो बुरी तरह से बौखला गया, and he took entire mass and ran to the doctor to show what it is. See, my intestine has come out, what can I do? I will not be able to eat anything or digest something. I am going to die, please help me. Doctor immediately told, keep it aside. It is the tapeworm that was present in your intestine. एक एवरेज के मुताबिक एक फुल्ली ग्रोन ह्यूमन बीइंग का टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट राइट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, it spans nearly 36 feet. This is the length that we have in our internal part of the body. उसमें कितना होगा, यहां से यहां तक हमारा स्टमक आ गया, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन कर्व होके इतना लंबा चौड़ा गया है ना, उसमें मेजर पोर्शन में अगर ये बैठा हुआ रहेगा, और देखें ये डाइजेशन कैसे होता है, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को। तो टेपवर्म इन्फेक्शन का जो इंटेस्टाइन में हुआ, उसका सबसे बड़ा निशानी है बहुत भूख लगेगा, लेकिन खाना खाने के बाद अच्छा नहीं महसूस होगा, उसे लगेगा हमेशा हेवीनेस, एक तरफ लगेगा पेट भरा हुआ है, दूसरी तरफ लगेगा भूख। तो अजीबोगरीब सिचुएशन रहता है, वो समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। उसके पीछे रीजन है, जितना भी वो फूड कंज्यूम कर रहा है और डाइजेस्ट करने जा रहा है, जो भी डाइजेस्टेड पार्ट है वो सब तो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, क्योंकि विथ टाइम इट्स प्रोग्लॉटिड्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर, सो देयर एब्जॉर्प्टिव सरफेस इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, बट what stays in his intestine is of no use. वो बेकार का पदार्थ बचा हुआ है जो कि अनडाइजेस्टेबल है, तभी तो हमारे बॉडी ने छोड़ दिया, और वो तो कोई डाइजेशन करता नहीं होता, एब्जॉर्ब करता है, पैरासाइट है, दूसरे का फायदा उठाने आया है। तो हम खाना भी खा रहे हैं, इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, और फिर भी हमें लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, भूख लग रही है। दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल। व्हाई सो लेट? कम इनसाइड। तो ये ऐसा होता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि ये बताता है कि इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे एक अंदाजा आपको लगेगा कि हाउ लॉन्ग दिस वर्म कैन बी, कितना लंबा कितना बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज है, समय के साथ जब इसका प्रोग्लॉटिड बहुत बड़ा हो जाता है और अब इसका बॉडी इन प्रोग्लॉटिड्स को नहीं संभाल सकता, तब क्या होता है, प्रोग्लॉटिड इससे टूट के निकल जाते हैं। जैसे कैसे होता है, पेड़ अपना पुराने पत्तों को छोड़ देता है सेनेसेंस के कारण, वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, उसी तरह से इसमें भी प्रोग्लॉटिड बढ़ता चला जाता है, एक्सेस हो जाने के बाद शेड कर देता है। तो उस आदमी के साथ वही हुआ था, इतना लंबा चौड़ा प्रोग्लॉटिड हो गया था, प्रोग्लॉटिड का मास, कि उस वर्म ने उसे डिटैच कर दिया और वही उसके इंटेस्टाइन से बाहर निकल गया। दिस इज द स्टोरी। तो ये है प्रोग्लॉटिड, ये जो टेप वर्म्स हैं, टेप वर्म के बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। रिप्रोडक्शन हो ही गया, डेवलपमेंट भी बता दिए थे, रिप्रोडक्शन बाकी था। रिप्रोडक्शन इन प्लेटीहेलमिन्थस।
नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग कह देते हैं द फ्री लिविंग प्लानारिया, या इसी को डुगेसिया कहते हैं, हैज एक्सटेंसिव रीजेनरेशन कैपेसिटी। इसमें जबरदस्त रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है। रीजेनरेशन मतलब क्या हो गया, लॉस्ट पार्ट को ये रीगेन कर लेता है। और ये 10th में पढ़े होंगे, जो हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन करके एक था, उसमें एग्जांपल देता है प्लानेरिया का और दिखाता है कि वर्म वाटर करंट के कारण 3 पार्ट में बट गया। एक हो गया सर, एक हो गया धड़, एक हो गया एब्डोमेन का पार्ट। और पाया जाता है क्या, तीनों से लॉस्ट पार्ट रिगेन हो जाता है, यानी हेड जो रह गया, बाकी का पार्ट गायब, उससे बाकी का हिस्सा बन गया। जो टेल वाला पार्ट रह गया, उससे एब्डोमेन और हेड पूरा बन गया। और जो मिडिल पार्ट रह गया, उससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ बर्ड निकल रहे हैं, और ऊपर का पार्ट हेड बना रहा है, नीचे का पार्ट उसका टेल रीजन बना रहा है। इस तरीके से वो 3 पार्ट में बचने के बाद 3 नया वर्म बन गया। तो हम लोग इसका इफेक्ट क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग, बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करना इसका आउटपुट नहीं है, इसका आउटकम नहीं है, वो एक क्या कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट की तरह है ना, एडेड एडवांटेज मिल रहा है। पर उसका क्या रीजन, उसका क्या मकसद था कि जो पार्ट उसका लॉस हो गया उसको रिगेन कर ले। तो ये एक जस्ट रिपेयर मैकेनिज्म है। इस रिपेयर मैकेनिज्म में उसका एंटायर बॉडी पार्ट इसे वापस मिल सकता है। और जरा सोचिए, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड सेंसिटिव एनिमल होता है, इसमें दिख ही रहे हैं जस्ट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे आया है, बहुत ज्यादा इसमें बाइंडिंग फोर्सेस नहीं है सेल्स के बीच में, इसलिए तो वाटर करंट से टूट जाता है। आप कभी देखें वाटर कैनन कभी कभी चला जाता है भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, तेज पानी का फव्वारा गया और आदमी 4 टुकड़े में बट गया, ऐसा होता है नहीं। रीजन क्या है, इतने यूकैरियोटिक, इतने ज्यादा मल्टीसेलुलर और इतने ज्यादा एडवांस होने के बाद हमारे सेल्स या मल्टीसेलुलर एनिमल्स के सेल्स जो और एडवांस्ड है, उनके बाइंडिंग फोर्सेस काफी तगड़े होते हैं, सेल एडेशन प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इतने हल्के फुल्के स्ट्रक्चर्स या क्या कहते हैं असॉल्ट से वो अलग नहीं होते, आसानी से नहीं अलग होते। पर ये उतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है, इसलिए क्या होता है टुकड़ों में टूट जाता है। तो सोचिए आए समय हर समय इसे वाटर करंट का सामना करना पड़ेगा, तो एक दिन तो ये एक्सटिंक्ट ही कर जाता है ना, गायब हो जाता है, ये सभी मर जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए इसके लॉस्ट पार्ट को रिगेन करना जरूरी था। बट इफेक्ट क्या आ रहा है, नंबर बढ़ जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता है। दैट इज व्हाई दिस रीजनरेशन कैपेसिटी इज टेकन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज अगर आप सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इनका पेरेंट क्या है, सिंगल, एक ही वर्म के नए फॉर्म्स है ना, तो उस क्या कहते हैं डेफिनेशन में फिट करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम दे आर डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन कैपेसिटी बोल दिए। इसके लिए टर्म यूज करते हैं फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। नेचुरल डेथ, जैसे जिस आदमी को कभी किसी तरह का एक्सीडेंट और बीमारी नहीं हुआ, फिर वो मरता कैसे, बॉडी सेल्स वीक होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, एजिंग के कारण रीजनरेटिंग कैपेसिटी, लॉस्ट को गेन करने का कैपेसिटी वीक होता जा रहा है, फाइनली दे डाई। हाँ, तो एजिंग के बाद मरेगा नहीं, किसी भी सेल के साथ ऐसा होता है। और नेचुरल चैलेंजेस इतने हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे तरीके से वो डैमेज हुए,
कि जो रीजनरेट करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए था वो न्यूक्लियर पार्ट इसमें आ ही नहीं पाया, सेलुलर डैमेज हो गया, तब कहां से नया ऑर्गन बनेगा, ये भी है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बुरी तरीके से डैमेज हो गए। तो जैसे है कि हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन होने पे ये रीगेन कर सकता है, वर्टिकल ब्रेकडाउन होने पे सेलुलर डैमेज, तो रीजनरेट नहीं करेगा। ऐसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ कम डाउन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। ये क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल, इसलिए इसे कहेंगे मोनोसियस। तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है, हम लोग कहेंगे द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, the larval forms are present during metamorphosis more than one larval forms appear। एक से अधिक लार्वल फॉर्म इसमें अपीयर होते हैं, एक नहीं। जैसे टैडपोल हम लोग देखे, फ्रॉग में टैडपोल बना, टैडपोल के बाद एडल्ट फ्रॉग बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें कई स्टेजेस में अलग अलग टाइप के, है ना, लार्वल फॉर्म्स बनते हैं, और सभी लार्वल फॉर्म्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, उसके बाद ही वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो और क्या हो गया, हम लोग को इसका देखना है क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स। क्लास 1 हम लोग क्या रखे थे, बोलिए, टर्वेलारिया, ट्रेमाटोडा, सेस्टोडा। टर्वेलारिया के एग्जाम्पल में वही डुगेसिया, या जिसे प्लानारिया कहते हैं। ट्रेमाटोडा इन्हें कहते हैं द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड फ्लूक्स। फ्लूक ऐसे दिखते हैं। प्लानेरिया कैसे दिखते हैं, ऐसा दिखता है प्लानेरिया।
यहाँ पे आई रहता है। एज फोटो रिसेप्टर, लाइट रिसीव करता है, लाइट सेंसिटिव है, उससे पता चलता है कि हाँ हम अभी दुश्मन के घेरे में है कि दुश्मन से बचे हुए। फोटो रिसेप्टर्स, इमेज फॉर्मिंग आई नहीं है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। एक्चुअली हमारा आईज क्या है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, पर हम ज्यादा एडवांस है तो लाइट सेंसेशन के साथ साथ इमेज भी देख लेते हैं। नहीं, इतना डेवलपमेंट हो जाएगा तो इतना बड़ा आंख लेके घूमेगा ना, वर्मी तो छोटा सा है तो उतना बड़ा आंख कहां से लगाएगा। तो मछली कॉर्डेट है, उसको आप कहाँ प्लेटी हेलमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हाँ तो साइज भी तो छोटा है। उसका आई इसके आई में बहुत अंतर है, वो कलर विजन कर सकता है। इनफैक्ट कलर विजन और इमेज रिकॉग्निशन ये तो कॉकरोच से ही आ जाता है, आर्थ्रोपोड से आ जाता है। अच्छा, मच्छर का आंख नहीं देखे, मक्खी का आंख नहीं देखे, तब इंसेक्ट्स में नहीं देखे, इंसेक्ट्स में होता है ना, हनी बीज का कितना बड़ा बड़ा आंख। तो फ्लूक्स, ये तो बताया कि ये फ्लूक्स कहलाते हैं, और इनके नाम आगे देखते हैं। ये फ्लूक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फैसियोला हेपेटिका, ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल चल रहा है, इसे कहते हैं लिवर फ्लूक। ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑफ शिप। ब्लड फ्लूक, इसे कहते हैं सिस्टोसोमा। हेपेटिका, सॉरी। अब देखें सेस्टोडा, ये रियली कहलाते हैं एनिमल्स ऑफ दिस टैक्सा। बहुत दिन के बाद टैक्सा वर्ड आया। द एनिमल्स ऑफ दिस टैक्सा आर कॉल्ड टेपवर्म्स। एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा, इकाइनोकोकस, इसे कहते हैं पोर्क टेपवर्म, इसे कहते हैं बीफ टेपवर्म, इसे कहते हैं डॉग टेपवर्म।
एक जगह समझा रहे थे यही। तो टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा और इकाइनोकोकस ये हैं पोर्क को अटैक करने वाले। पोर्क हो गया फ्लेश ऑफ द पिग, बीफ हो गया फ्लेश ऑफ द काउ, ठीक है। तो इन्हें कंज्यूम जब किया जाता है, इन्हें जब खाया जाता है तो उसके फ्लेश में फंसा हुआ टेपवर्म ह्यूमन के बॉडी में आ जाता है और उसके इंटेस्टाइन का पैरासाइट बन जाता है, अदरवाइज वो ह्यूमन का पैरासाइट नहीं बनेगा। अब होता है क्या, कैसे आ जाता है कि जनरली फ्लेश खाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो आग में पका के, यानी रोस्टेड, है ना। रोस्ट जब करते हैं, डायरेक्ट आग में जब पकाते हैं, तो आउटर सरफेस ऑफ द फ्लेश इज कुक्ड, बाहरी सरफेस उसका पकता है, अंदर का रॉ रह जाता है, कच्चा रह जाता है। इसलिए क्या होता है, हीट का जो एक्सपोजर अंदर के पार्ट में जाना चाहिए, फ्लेश के अंदर जाना चाहिए, वो हीट का एक्सपोजर नहीं मिलता और उसमें बैठा हुआ, उसमें फंसा हुआ टेपवर्म वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड है, हीट से असर नहीं पड़ा। आपने क्या किया, मतलब जो इसे कंज्यूम करते हैं उसने उस रॉ टेपवर्म को कंज्यूम कर लिया, वो लिविंग टेपवर्म है, अब इंटेस्टाइन में पहुंच गया। धीरे धीरे ह्यूमन जब अपना डाइजेशन शुरू करता है तो ऊपर का फ्लेश तो डाइजेस्ट हो गया और इसका बॉडी पार्ट जो है, बॉडी सरफेस जो है, वो ह्यूमन के डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्केली से रेजिस्टेंट है, तो वो तो फ्री हो गया। मतलब यही है, जैसे कैसे होता है कि हम कोई क्या कहते हैं, मेडिसिन लेकर आते हैं, तो मेडिसिन कैसे रहता है, रैपर के अंदर में, रैपर जब फाड़ते हैं तब ना उससे मेडिसिन बाहर आता है। उसी तरह से उसका रैपर था वो कुक्ड फूड, अंदर में ये लिविंग कंडीशन में, अब हमने जब डाइजेस्ट किया तो उसका रैपर हट गया, अब द वर्म एज अ पैरासाइट इज इनसाइड द इंटेस्टाइन। इसलिए क्या करता है, अब ये इसका देखिएगा एक स्ट्रक्चर होता है हेड में, कहते हैं रोस्टेलम। रोस्टेलम जो है ये प्रोट्रूडिंग है, मतलब रिट्रैक्टेबल है, आगे बढ़ सकता है पीछे आ सकता है, आगे बढ़ सकता है पीछे आ सकता है, दिखाएंगे डायग्राम से। उससे क्या होता है, उसके नीचे में लेयर ऑफ हुक्स रहते हैं, उन हुक्स को वो पियर्स करता है, फंसाता है ना, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, और इस तरीके से वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। और आप देखें ये प्रोग्लॉटिड लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रोग्लॉटिड बढ़ेगा इसका लंबाई बढ़ेगा। तो प्रोग्लॉटिड कैसा है, जैसे हम हाथ बढ़ा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो जितना ज्यादा प्रोग्लॉटिड होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्टिव सरफेस होगा, उतना न्यूट्रिशन मिलेगा, इसलिए प्रोग्लॉटिड बढ़ाता है। इस तरीके से वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट रखता है, कैरी ऑन करता है। बताए तो, अगर किसी को इसका इन्फेक्शन हुआ, पैथोजेनेसिस हुआ, वो वीक रहेगा, उसे भयानक भूख लगेगी, लेकिन पेट फिल्ड अप लगेगा। ये सबके पेट के अंदर भी होता है, जो इसे कंज्यूम करेंगे उनके। तो फिर अगला सवाल यहीं से आया था, कोई हमको पूछा था जो ये डॉग टेपवर्म है, ये भी तो ह्यूमन को पैरासाइटाइज करता है। हमने हाँ, यानी कोई कुत्ता खाता होगा तब। हम बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, डॉग टेपवर्म का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है अगर वो हाइजीन प्रैक्टिस ना करे, और स्पेशली इसका इन्फेक्शन उन्हें होता है जो कुत्ता पालते हैं। रीजन क्या है, अगर उसे इसका इन्फेक्शन हुआ तो उसके स्टूल में, उसके एक्सिटरी मैटर में इसका ओभा रहेगा, ठीक है, इसका ओभा रहेगा। वो ओभा क्या होगा, जब उसका स्टूल, उसका जो एक्सिटरी मैटर है ड्राई होगा, सूखेगा, तो घर में तो फैन चलता ही होगा ना, एयर ब्लो तो होता ही है ना, उड़ेगा, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक। अब अगर उड़ के किसी के खाने में गिर गया तो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये और खतरनाक है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टिनल वॉल को परफोरेट करता है, पार करता है, पार करके ब्लड स्ट्रीम में आता है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ब्लड के साथ माइग्रेट करते हुए ब्रेन में जाके फंसता है, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत थिन होते हैं, बहुत ही बोर साइज कम होता है। अब क्या होगा, ब्रेन में जब हैंग ऑन कर गया तो आगे ब्लड जाने देगा नहीं। सिंपल सा, ब्रेन का कोई ब्लड वेसल अगर रप्चर करता है, रिपेयर मैकेनिज्म क्या है भाई, क्लॉट बनेगा। वो तो उसको रिपेयर करने के लिए था, नहीं तो ब्रेन में ब्लीडिंग होकर ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए क्लॉट बनेगा, नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन उसका असर क्या होता है, जिस ब्लड वेसल में क्लॉट बना उससे ब्लड आगे की ओर नहीं जाएगा।
अब ब्रेन में ऐसा है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एक ही तरीके से ब्लड सप्लाई है, एक से अधिक ब्लड सप्लाई लाइन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और होता क्या है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई लॉक हो जाता है आगे की तरफ। तो ब्रेन सेल्स कितने देर तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहेंगे? धीरे धीरे ब्रेन मुरझाने लगता है। तो जिस जगह पे क्लॉट होता है वहां के ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो सोचिए, ब्रेन सेल में सिंपल सा उतना माइक्रोस्कोपिक क्लॉट लगा तो ब्रेन डैमेज हो रहा है। तो ये इकाइनोकोकस जाके अगर कहीं हैंग ऑन करेगा, ब्रेन तो डैमेज होना ही है। तो वो कोमा में स्लिप कर जाते हैं एंड देन दे डाई। इसलिए जो कुत्ता पालते हैं उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कई केसेस ऐसे हुए, ऐसे कई केसेस हुए। काटने से नहीं, उसके डिफिकेशन के बाद उससे फैलेगा। जो उसके इंटेस्टाइन में, उसके काटने से कैसे बाहर आएगा? अब यहां तक लिखिए। सर, अगर किसी के पास कुत्ता नहीं है और वो हो गया, मिटा दें। ये काफी एक्साइटिंग था। चिकन से कोई बीमारी हो सकता है क्या? होगा, बर्ड फ्लू उसी से फैलता है। इन्फेक्टेड चिकन नहीं खाना चाहिए। वो जो पोल्ट्री वाले हैं उनको मालूम चलता है, उनको इनके बारे में पता होता है। बहुत बहुत कॉमन होता है चिकन में डायरिया। अब देखिए, अगला है फाइलम। नेक्स्ट फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस के बाद कौन है? एस्केलमिन्थस, और नहीं, बात नहीं, निमेथेलमिन्थस, और इसी को निमाटोडा भी कह देते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका क्या होगा? ऑर्गेन सिस्टम आ गया है यहां से। देखिए, एनिमल किंगडम पीछे से काफी आगे आ गया, लेकिन अभी भी आप लोग वही हैं। उसके बाद सिमेट्री, राइट। उसके बाद सेगमेंटेशन, नहीं होगा। फिर है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, देख के भी सही नहीं बोल पा रहे हैं। उसके बाद सिलोम, PAC होगा, P साइलेंट रहता है। स्यूडोसिलोमेट, रीजन क्या है? Reason is that the mesoderm
कैविटी या मेसोडर्मल कैविटी इज नॉट कंटिन्यूअस। इसका जो मेसोडर्मल कैविटी है, मेसोडर्मल कैविटी को ही तो सिलोम कहते हैं। और सिलोम क्या होता है? मेसोडर्मल कैविटी जब यूनिफॉर्म रहता है तो उसे सिलोम कहते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बीच में गैप्स हैं, डिसकंटिन्यूटी है। इसीलिए क्या हो गया, रीजन क्या है कि मेसोडर्मल कैविटी इज नॉट कंटिन्यूअस, हेंस देयर आर पाउचेस spread in the विसरा। विसरा मतलब इंटरनल पार्ट है ना, अंदरूनी हिस्से को विसरा कहते हैं। जिसके विसरा में पाउचेस ऑफ स्पेस, मतलब स्पेसेस पाउच के तरह होते हैं और वो कंटिन्यूअस नहीं रहते। पाउच मतलब छोटे छोटे पॉकेट हो गए, है ना। सो देयर सीलोम इज स्यूडो सीलोमेट टाइप। ये रीजन है इसका सिलोम स्यूडोसिलोमेट कहलाता है, ठीक है। एंड एफ नोटोकॉर्ड, ये तो एब्सेंट ही होगा। ये सबको याद रहता है 10वें तक, 11वें फाइलम में इसमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जनरल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, नंबर 2 हैबिटेट, ये बोथ होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मतलब सम आर ऐसे कहें तब ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये टेरेस्ट्रियल भी है एक्वेटिक है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल है वही एक्वेटिक भी हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, कुछ जो है डेडिकेटेड टेरेस्ट्रियल है, कुछ है डेडिकेटेड एक्वेटिक। द मेंबर्स आर फाउंड आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। यानी एक्वेटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल सिस्टम दोनों जगह मिलेंगे। द टेरेस्ट्रियल forms are parasites of plants and animals. पौधों और जंतुओं के ये पैरासाइट होते हैं। टेप वर्म का नाम, ये टेप वर्म का है, राउंड वर्म का नाम सुने? ये ह्यूमन का पैरासाइट है। पिन वर्म का नाम सुने? पिन पिन PIN पिन। हुक वर्म का नाम सुने? ये ह्यूमन के पैरासाइट्स है। तो बहुत सारे हैं, प्लांट्स के भी बहुत सारे निमेटोड पैरासाइट्स हैं और उनसे इतना हानि होता है जिसके वजह से स्पेशल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। बायोटेक्नोलॉजी के मदद से इनके लिए सोल्यूशन ढूंढा जाता है। सो दे आर ए बिग मेनेस फॉर द ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट ए गुड नंबर ऑफ पेस्ट्स। पेस्ट कहते हैं उनको जो ह्यूमन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, या तो क्रॉप को ही डिस्ट्रॉय करे या ग्रेन्स जो स्टोर कर रखा हुआ है उस ग्रेन को डैमेज करे, तो उन्हें कहते हैं। अब हैबिटेट के बाद एक चीज, बॉडी वॉल। सॉफ्ट एंड
having both circular and longitudinal muscle layer below the skin. बॉडी वॉल सॉफ्ट होता है और इस बॉडी वॉल के नीचे है ना सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल दोनों पाए जाते हैं। तो इसके मतलब है कि इनमें मूवमेंट कैपेसिटी मसल्स के ज्यादा डेवलप होने के कारण हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज है ये जो मस्कुलर एक्टिविटी होगी ये बॉडी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड है, यानी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं ना, तभी तो ट्रू सिलोमेट या सीडोसिलोमेट ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसका जो बॉडी कैविटी है, जो सिलोम है, सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड के मूवमेंट में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मसल्स इन मस्कुलर एक्टिविटी के कारण इनका क्या हो सकता है, सिलोमिक फ्लूइड का सर्कुलेशन होगा। यहां तक लिखिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं इसके सिस्टम्स पे। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज रोस्टेलम, व्हाट इज इट्स यूज इन द एनिमल। तो पहले तो बताएंगे रोस्टेलम इज फाउंड एट द हेड एपेक्स ऑफ टीनिया। बताइए लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉपी जरा पलटिए, एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, सेस्टोडा में क्या लिखे हैं, सेस्टोडा भी नहीं मिल रहा है। एकदम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपको, क्या हो गया? यहां तक हुआ, इसको लिखिए। फिर बात कर रहे हैं। ROSTELLUM। हाँ सॉरी, ये ए है, ए नहीं, एन नहीं पढ़िएगा। हो गया, फाउंड एट द
हेड एपेक्स ऑफ टीनिया, उसके बाद लिखिए इट इज ए रिट्रैक्टेबल ऑर्गन, यानी आगे भी मूव कर सकता है, पीछे की ओर भी आ सकता है। ऑर्गन, ORGN, ऑर्गन। Below the rostellum, below the rostellum, यहां जोड़ दीजिएगा टीनिया एंड अदर cestodes, टीनिया एंड अदर cestodes। हाँ, below the rostellum they have multiple hooks, they have multiple hooks arranged in circle, arranged in circle of one or two, एक सर्कल में या दो सर्कल में हुक्स अरेंज रहते हैं रोस्टेलम के नीचे, ठीक है। बिलो द लेयर ऑफ द हुक्स, बिलो द लेयर ऑफ द हुक्स दे हैव suckers, SUCKERS, CKERS, suckers, below the hooks they have suckers। अब लिखिए फुल स्टॉप के बाद पैरा चेंज कर लीजिए, लिखिए रोस्टेलम, the rostellum is used to penetrate the rostellum is used to penetrate the intestinal wall, rostellum is used to penetrate the intestinal wall so that the hooks can hang, HANG, hang at the wall, so that the hooks can hang on the wall, wall मतलब एपिथेलियम जो उसका इंटेस्टिनल वॉल है। In this way, full stop के बाद, in this way the animal fixes itself, in this way the animal fixes itself at the intestine of human, in this way the animal fixes itself at the intestine of human। तो ये है रोस्टेलम का यूज, और ये एक इंपॉर्टेंट है ना स्ट्रक्चर पाया जाता है सिस्टोडा में। सिस्टोडा किसमें आएंगे? प्लेटिहेल्मिन्थ्स में। तो बॉडी वॉल के बाद नंबर 4 पे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखिए इसमें सीडोसिलोम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो कंप्लीट होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, gut is complete, mouth and anus are both present, digestion is extracellular, they have muscular pharynx,
इनके फेरिंग्स में मसल्स होते हैं, तो ये फूड को मूव करा सकता है आगे की ओर। उसके बाद देखिए इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा एब्सेंट। नंबर 5, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये होता है एब्सेंट। बॉडी वॉल is used to exchange gases between the body fluid and surrounding. They are aerobic. बात नहीं, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्स का देखिए ये एनारोबिक है, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन करने के लिए वो मजबूर है, बट दे कैन गैदर ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग। निमेटोड्स एक लेवल और इंप्रूवमेंट शो करता है ना। नंबर 6, सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। बॉडी फ्लूइड इज सिलोमिक फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड को सिलोमिक फ्लूइड कर सकते हैं, क्योंकि सिलोम क्या है, कैविटी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है, दैट फ्लूइड इज सिलोमिक फ्लूइड। ना होता क्या है, सिलोमिक फ्लूइड कैन सर्कुलेट with the help of circular and longitudinal muscle that is present over the body wall. इसलिए इसमें स्पेशली बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस किए। दिस सिलोमिक फ्लूइड is circulated with the help of muscle, both circular and longitudinal, in the body. ठीक है।